नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज हम लोग यहाँ पर 75 जीके जीएस और उसमें से आप लोग का जो होगा जनरल नॉलेज तो होगा ही, उसमें साइंस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेगा, उसको भी हम लोग करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आप लोग का जीके का हो जाएगा और 25 क्वेश्चन जीएस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे, जो कि थोड़ा स्पीड में करेंगे और कम समय हम लोग कोशिश करेंगे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और एक्स्ट्रा भी जो भी हो उसमें जीके जीएस कनेक्ट होगा उसको भी हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। और फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग डेली एक सेट कर रहे हैं बिहार एसएससी के लिए, जो कि एग्जाम अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है बिहार सरकार के द्वारा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग हमें हमसे हमेशा कनेक्ट रहिएगा इसी चैनल के थ्रू, ताकि जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन एग्जाम के पर्पज से जो भी आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह सबको आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कि ये आ गया है। तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा हमसे लगातार। तो और यहाँ पर आप लोग जो पर डे सेट हम लोग करते हैं उसको भी आप लोग देखा कीजिए और अच्छी तरीके से उसको कवर किया कीजिए, पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोग को एग्जाम और व्यू से अच्छा मतलब मदद मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को जो जीके जिस कवर करवा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, खास करके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए। तो ये इंटर स्तरीय एग्जाम है और आप लोग को पता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन आप लोग का जो इसमें रीजनिंग का ही हो जाता है और 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। टोटल 75 क्वेश्चन उधर ही हो गया, और इधर 50 क्वेश्चन आपको जीके रहेगा और 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गया और आप लोग को 2 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लिखा हुआ 2 घंटा 15 मिनट इसमें टाइम दिया जाता है। और हमारा क्वेश्चन जो रहता है वो 150 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मार्क्स जो रहता है वो 600 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर जो आप लोग को 4 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो 4 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन पर। और अगर आप लोग एक भी निगेटिव मार्क्स करते हैं तो एक निगेटिव के लिए आप लोग को 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन सही किए तो वो 4 नंबर दिया जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत किया उसमें आप लोग को 1 माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो लगभग आसपास आप लोग को 400 नंबर पे आसपास कट ऑफ जाता है। तो अगर आप 400 प्लस ला रहे हैं तो आप कट ऑफ पार कर सकते हैं प्री के एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए आप लोग कर सकते हैं तैयारी। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया। दुधारू दुधारू पशुओं जैसे हमारा हो गया गाय वगैरह हो गया, उस पर जो है चढ़ाई कर लगा दिया गया। तो वो किस शासक के द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हम लोग को 4 ऑप्शन। ये बलबन, जो कि आप लोग को पता है बलबन किस वंश से था, तो गुलाम वंश से ही बलबन थे। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हो गया तुगलक वंश से, और जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश से हो गया, और ये अलाउद्दीन खिलजी ये भी खिलजी वंश से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही क्या किया गया था, दिल्ली सल्तनत के ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश से है, और खिलजी वंश के प्रतापी शासक रहे हैं। तो दुधारू पशुओं पर कर जो लगाया गया था चढ़ाई कर, वो इसी के द्वारा लगाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग बहुत सारे कहानी सुने होंगे, और आप लोग जैसे कि एक फिल्म देखे होंगे ये पद्मावत मूवी, ये अलाउद्दीन खिलजी पर ही बेस्ड है। क्योंकि आप लोग को पता है कि वहां पर राजा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती, उसमें ये उस पे जो है अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था। उसी की वजह से बहुत सारा युद्ध हुआ, और राजा रतन सिंह जो थे उसका हत्या भी उसने इसी सिलसिले में किया था। और जो रानी अपना पद्मावती है उसको पाने के लिए इसने किया था, लेकिन रानी पद्मावती ने क्या किया, जौहर कर दिया। जौहर का मतलब यह होता है कि वहां की जो भी महिलाएं थी उसने आग में कूद कर अपना जान दे दिया, तो इसी को बोला जाता है जौहर। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यह मूवी देखे होंगे पद्मावत, जो मूवी आया है उसी से संबंधित ये अलाउद्दीन खिलजी जी है। और बात करें हम लोग इसका जो और भी इसका बचपन का नाम जो अलाउद्दीन खिलजी का है वो है अली तथा गुरु सास्प जो है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम हो गया। इसने क्या किया था कि सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी इसी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इम्पोर्टेंट है ये सब। और घोड़ा दागने एवं सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने स्टार्ट किया था, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो जैसे हमारा जमैयत खाना मस्जिद हो गया, अलाई दरवाजा हो गया, सीरी का किला हो गया, हजार खंबा महल हो गया, ये सभी दिल्ली में, और इसका निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इतना कुछ आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न संख्या 1 से। नेक्स्ट प्रश्न अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। इसमें आप लोग को पूछा जाएगा 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो 1857 की जो क्रांति हुआ था इसमें नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो तात्या टोपे कर रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तात्या टोपे जी, जो कि नाना साहब के सेनापति थे। वो 1857 क्रांति में जो वो सेनापति के रूप में सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। और बात करें तात्या टोपे का, तो जो तात्या टोपे का जो बचपन का नाम था या वास्तविक नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तो आप लोग याद रखिएगा
रामचंद्र पांडुरंग जो ये तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम है। और कानपुर में जो ये 1857 के क्रांति का विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 5 जून को हुआ था। कितना तारीख को? तो 5 जून को हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप आज प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है आप लोग को कि प्रश्न संख्या 3 में स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, इसका बचपन का नाम जो है वो मूल शंकर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मूल शंकर। और इसको मूल शंकर का नाम जो है वो मूल शंकर तो इसका था ही बचपन का नाम, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसमें जो इसको जो दयानंद सरस्वती नाम रखा गया मूल शंकर को, किसके द्वारा रखा गया? मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती। आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा ये दंडी स्वामी पूर्णानंद है, दंडी स्वामी पूर्णानंद, इसी ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो इनके गुरुजी थे स्वामी पूर्णानंद के, वो थे स्वामी विरजानंद थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, इसमें पूछा जाए आप लोगों की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया। तो आप लोग को पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो एनी बेसेंट जी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा कौन है महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा क्या? अपना सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय नहीं पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। तो वो जो बने थे जो अध्यक्षता किए थे, प्रथम महिला जो हमारा अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। इसने जो अध्यक्षता की थी वो 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन वाला इसमें अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर 4 को हो जाएगा डी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में जो हमारा डॉक्टर एनी बेसेंट जो है, इसने कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष रूप में अध्यक्षता की थी, जिससे आप लोग याद रखिएगा। और जो हमारा यहाँ पर जस्ट बोले कि जो हमारा जो सरोजिनी नायडू जी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 में अध्यक्षता की थी। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये कानपुर का अधिवेशन था। इसे भी आप लोग याद रखें, 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू जी ने की थी। ये भारत की प्रथम महिला भारतीय जो हो जाएगा क्या? अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर भारतीय नहीं पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 5 में कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी। तो आप लोग याद रखिए कि जो हमारा बाल गंगाधर तिलक जी है, इसने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ये रचना की थी वो कहाँ पर? तो ये की थी मांडले में। तो मांडले जो हमारा ये कहाँ पर स्थित है? मांडले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए मांडले जो हमारा ये एक जेल है, मांडले जेल जो है वो स्थित है म्यांमार, जो कि वर्तमान म्यांमार है, पहले उसका नाम था बर्मा। तो वहीं पर स्थित था ये मांडले जेल। तो वहीं पर कारावास में जिसको मतलब सजा दिया गया था, क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था। तो वहीं पर जो है इसको क्या किया गया था? इसने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में जो है केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर इसको 6 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था मांडले जेल में। मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में। और वहीं पर इसने क्या किया? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो लोग इसको कवर कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये मांडले जो है हमारा म्यांमार में स्थित एक जगह है। फिर यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर की गांधी इरविन समझौता के परिक्षेप में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी है। तो जो हमारा गांधी इरविन समझौता के परिक्षेप में जो हमारा इन दोनों को जो 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? वो सरोजिनी नायडू के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों की भारतीय पुनर्जागरण के पिता का जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो इसको आप लोग याद रखिए कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इसकी मृत्यु जो हुआ था वो ब्रिस्टल में हुआ था, जो कि कहाँ है? ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन में, यहीं पर इसका मृत्यु हुआ था। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो अकबर द्वितीय है, इसी ने राजा राम मोहन राय को भेजे थे वहां पर इंग्लैंड में। जो कि अकबर द्वितीय हमारे जानते हैं आप लोग की, ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, इसने राजा राम मोहन राय को अपने पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए 1830 ईस्वी में ही इंग्लैंड भेजा था। कब? 1830 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा था। किसने? अकबर द्वितीय ने। किस लिए? अपना पेंशन बढ़ाने के लिए, राजा से मिलने के लिए भेजा था राजा राम मोहन राय। और राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को वो अकबर द्वितीय के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद क्या 1830 में वो गए और वहीं पर रुक गए। उसके बाद
वहीं पर उसका मृत्यु हो गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ था वहीं पर समाधि भी इसका है, वो ब्रिस्टल में है, जो कि लंदन सॉरी इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा जाए आप लोग हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला जी थे। कौन थे? घनश्याम दास बिरला जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 9, इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। और आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ हुआ था, और आंदोलन जो आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। आप लोग पता होगा कि जो हमारा ऑपरेशन जीरो है, जीरो आवर, ये पूछा जाता है किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था उसी के तहत जो है गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी को सरोजनी नायडू सहित पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था, और उसके बाद और सबको भी अलग अलग जेलों में रखा गया था। तो उसी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 10 में कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। और आप लोग को पता है कि पृथ्वीराज तृतीय जो हमारा जो पृथ्वीराज चौहान है, ये जो है जो 1191 इसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी को पराजित किया था इसने। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने ही इसको हरा दिया था, क्योंकि जयचंद जो था वो जयचंद किसके ओर मिल गया था? मोहम्मद गौरी को ओर मिल गया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न के 11, इसमें पूछा जाए आप लोगों की आशा सहाय संबंधित थी। तो आशा सहाय किससे संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा कि आशा सहाय जो 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। इसे भी आप लोग याद रख लीजिए, ये नर्सिंग कोर की सदस्य बनी थी। नर्सिंग कोर जो आजाद हिंद फौज से संबंधित है, इसी संबंधित है आशा सहाय जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब ये 1946 में जापान से स्वदेश लौटा, तो इसने क्या किया कि महिलाओं को हथियार चलाने के प्रशिक्षण देने का काम किया। आप लोग इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आशा सहाय एक महिला थी जो कि आजाद हिंद फौज से संबंधित है, आजाद हिंद फौज से। और इसने क्या, ये जब जापान से लौट गया 1946 में, तब उसके बाद इसने क्या किया कि महिलाओं को हथियार चलाने के प्रशिक्षण देने का काम करने लगी। तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये बुद्ध की जो प्राचीनतम शैली है ये गंधार शैली में प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और गंधार शैली आप लोग याद रखिएगा, इसको हिंदू यूनानी कला शैली भी नाम से जाना जाता है। तो गंधार शैली को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदू यूनानी कला शैली भी कहते हैं। अगला प्रश्न पर प्रश्न कहते हैं कि पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप जो वो तमिलनाडु में इसका स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा तमिलनाडु। पंबन द्वीप को और आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कि पंबन द्वीप को और हम लोग रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि तमिलनाडु का जो सबसे बड़ा द्वीप है। इसी भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप वो कौन सा है? तो वो पंबन द्वीप है, जिसको हम लोग रामेश्वर द्वीप भी कहते हैं। और ये जो है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित पंबन द्वीप है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा पंबन द्वीप जो है इस पे 2 मुख्य शहर बसा हुआ है, एक पंबन हो गया और एक रामेश्वर शहर। ये दोनों शहर जो है पंबन द्वीप पर ही स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। यही कारण है कि हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है आप लोगों की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड में आप लोग को महासागर दिया, दूसरे साइड में उसमें जो गहरे स्थान है, जो गर्त है वो स्थित है। तो किस महासागर में कौन सा गर्त है वो पूछा जा रहा है। तो आप लोग सबसे पहले पता है आप लोग को सबसे जो हमारा गर्त है, सबसे जो गहरा हमारा गर्त है वो कौन सा है? मरियाना गर्त है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में स्थित है मरियाना गर्त, जो कि सबसे गहरा गर्त है अब तक का प्राप्त। और उसका जो गर्त है लगभग 11,000 किलोमीटर है। सॉरी 11,000 किलोमीटर नहीं, 11,000 जो हमारा मीटर है,
उतना मतलब इसका गर्त की गहराई है 11,000 किलो सॉरी मीटर में। इससे आपको याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिए, 11,000 मीटर है। जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो हिमालय पर्वत का जो हमारा ऊंचाई है वो कितना है, लगभग 8,848 मीटर है। उसी प्रकार इसका गहराई जो है वो 11,000 मीटर है। तो सबसे गहरा जो हमारा हो गया पृथ्वी पर वो यही होता है, और सबसे ऊंचा हमारा जो है वो पहाड़ है हिमालय पर्वत। उसके बाद यहाँ पर हमारा अटलांटिक महासागर में जो वो ये जो हमारा प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में हो गया प्यूर्टो रिको ट्रेंच, या फिर इसको गर्त बोल सकते हैं। फिर हाँ, हिंद महासागर में जो अपना आ जाता है वो जावा गर्त है। तो हिंद महासागर में हो गया जावा गर्त, और आर्कटिक महासागर में जो होता है वो यूरेशियन बेसिन है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो यूरेशियन बेसिन गर्त है वो आर्कटिक महासागर में हो गया, जावा गर्त हिंद महासागर में, मेरियाना ट्रेंच हो गया इसमें प्रशांत महासागर में, और प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस प्रकार हमारा ये 15 क्वेश्चन कवर हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 16। तो प्रश्न संख्या 16 हमारा यहाँ पर आ जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चिनूक आप लोग को पता है कि जो हवाएं हमारा चिनूक है ये एक हिम भक्षी हवाएं हैं। इसका ये जो बहती है वो रॉकी पर्वत जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका में है उसके पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाले गर्म तथा शुष्क पवन है। तो ये हमारा जो चिनूक हवा है ये गर्म तथा शुष्क हवा है। तो ये क्या करेगा, तो इसका काम हो जाएगा कि जाड़े का तापमान बढ़ा देगा, क्योंकि ये खुद क्या है कि गर्म और शुष्क हवा है। तो ये क्या करेगा, जाड़े का तापमान खुद बढ़ा देगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट से मिलते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है वो हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा अनाईमुड़ी पहाड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, अनाईमुड़ी पहाड़ी है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है, पूछा जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा दंडकारण्य जो क्षेत्र अवस्थित है ये स्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित हमारा ये दंडकारण्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है, कोरी क्रीक जिसको हम लोग निवेशिका बोलते हैं ये कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखें कोरी क्रीक जो निवेशिका है वो कच्छ के रण में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसे आप लोग देखेंगे गुजरात का जो हमारा मानचित्र हो जाता है इस प्रकार कुछ है, इस प्रकार गुजरात का मानचित्र हमारा है। तो यहाँ पर ये हमारा दिख रहा है ये निवेशिका, इसी को बोला जाता है। ये जो जगह हमारा बीच में इसी को निवेशिका बोलते हैं हम लोग। तो ये कहाँ पर है, तो कच्छ के रण में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20 है, पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 20 में कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। तो ये तो आप लोग याद रखिएगा जो 18 कार्यों की सूची दी गई है जो शहरी स्थानीय निकायों के लिए दी गई है, ये जो दी गई है वो दी गई है 243 का डब्लू में। आर्टिकल 243 का डब्लू जो है इसी में ये वर्णन है। 18 कार्यों की सूची दी गई 1800 जो हमारा 18 कार्यों की सूची है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित वो अनुच्छेद 243 के डब्लू में वर्णित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है, पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 21 में है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा है वो मौलिक अधिकार के ऊपर है। ये दिया गया था गोलकनाथ बनाम वाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। इसी में जो है ये दिया गया था कि हमारा जो मौलिक अधिकार वो डीपीएसपी से क्या है ऊपर है। और आप लोग पता है केशवानंद भारती केस में क्या गया था कि प्रस्तावना जो हमारा संविधान का अंग है, और इसमें यह भी कहा गया था कि हम लोग जो हमारा संविधान का किसी भाग में जो संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचा में उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यह कहा गया था केशवानंद भारती केस में। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और मिनर्वा मिल्स जो बात है हमारा इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ सभी के बारे में डिटेल्स में। तो इसकी मिनर्वा मिल्स बात के बारे में आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 22 में कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करें, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो जो हमारे केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे कि राज्य को जो वो बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा। तो ऐसा जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल किस आर्टिकल में किया गया, 4 ऑप्शन हम लोग को यहाँ अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 355 है। तो याद रखिए आप लोग इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो अनुच्छेद 355 में इसका जिक्र है।
तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि हम प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगा, ऐसा जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 355 में किया गया है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1980 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा 1980 ईस्वी। और आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा जनता पार्टी का सरकार जो था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसी की अध्यक्षता में ये कार्य किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 24। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन यह क्या है? तो ये क्या है? तो आप लोग कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो हमारा ये डीपीएसपी का अंग है। तो हमारा जो यहाँ पर है डीपीएसपी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी का अंग जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 25 से पूछा जा रहा प्रश्न संख्या 25 में कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो याद रखिए संसदात्मक जो हमारा शासन व्यवस्था है इसमें विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है किसमें? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 26 से पूछा जा रहा प्रश्न 26 में कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो जो हमारा लोकसभा का सदस्यों की संख्या है वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। ये किया गया था 31वां संविधान संशोधन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन आप लोग पता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान कहा जाता है। इसी से हम अपना जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था संविधान में। और ये जो जोड़ा गया था ये जो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह जो है इसी के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर 525 से जो बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इसमें आप लोग को समझने वाला बात यह है कि जो 525 हमारा जो हमारा था इसमें आप लोग को 500 जो था 500 सीट जो था वो वो राज्यों के लिए था, मतलब स्टेट में था। स्टेट में 500 सीट था और 25 सीट जो था वो यूटी का था। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा 500 सीट था स्टेट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया था कितना? 500 से बढ़ाकर जो है यूटी में कर दिया गया था 525। तो यूटी वाला जो 500 सीट है हमारा स्टेट का वो सॉरी स्टेट वाला जो 500 सीट है हमारा लोकसभा में सीट था 500 सीट स्टेट में राज्यों में वो 525 कर दिया गया था। और जो हमारा यूटी में 25 सीट था लोकसभा सीट 25 उसमें आप लोग को 20 कर दिया, मतलब घटा दिया था। यूटी का सीट जो है वो घटा के 20 कर दिया गया था और जो हमारे स्टेट का सीट वो बढ़ाकर 500 से 525 करे। इस पर आप लोग इसको जोड़ेंगे देख रहे हैं उसको हो जाता है 545 सीट। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं 525 जो था हमारा लोकसभा सीट की संख्या बढ़कर कितना हो गया है? 545 हो गया। तो यहाँ पर ये समझने वाला बात था जो कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 27 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में जो 42वां संविधान संशोधन का जो नहीं जोड़ा गया वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो हमारा समान नागरिक संहिता है इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न संख्या 28 है। इसमें पूछा जाए प्रश्न 28 में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। जो आप लोग याद रखेगा जो 249 अनुच्छेद हमारा यहाँ पर है ये किससे संबंधित है? ये जो है राष्ट्र सूची के विषय में संबंध में सांसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्र सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है आप लोगों की यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर दिया जाए तो यह बराबर होता है? तो अगर हम लोग प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दे तो ये बराबर हो जाता है राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकोषीय घाटे। अगला प्रश्न संख्या 30 है। पूछा जा रहा है आप लोगों की भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो यहाँ पर जो भारत में जो मुद्रास्फीति का माप होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर होता है, थोक मूल्य सूचकांक पर होता है और जो हमारा श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक इस पे होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि हमारा जो भारत में जो मुद्रास्फीति के दर का माप होता है वो इनमें से सभी के आधार पर होता है।
नेक्स्ट प्रश्न अपना यहाँ पर है प्रश्न संख्या 31, और प्रश्न संख्या 31 में आप लोग पूछा जा रहा है कि एक देश अपने मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो जो आप लोग पता है कि मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है, कि जो हमारा देश का वैल्यू होता है मुद्रा का, वो क्या करते हैं, घटा दिया जाता है। मतलब जो हमारे वस्तुओं का मूल्य है उसको अगर कम कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रा अवमूल्यन। तो मुद्रा अवमूल्यन हम लोग जो हमारे देश सहारा लेते हैं मुद्रा अवमूल्यन का, वो किस लिए लेता है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, उसके अनुसार आपको बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ए, इसमें कहा गया कि व्यापार अवशेष को ठीक करने के लिए। अगर हम लोग अपने वस्तुओं का मूल्य घटा देंगे तो क्या होंगे कि बाहरी लोग जो विदेशी लोग है वो ज्यादा संख्या में हमारा सामान खरीदेगा, और इसी वजह से हमारा क्या होगा, व्यापारिक संतुलन बना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि व्यापार शेष को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 32 की, व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित होता है। तो व्यापार संतुलन में इसमें से कौन सम्मिलित होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, माल है, सेवाएं है, भुगतान का हस्तांतरण है। तो इसका आप लोग जो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, माल। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 33 पूछा जाए आप लोग को कि एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो आप लोग याद रखें, बंद अर्थव्यवस्था उस देश के अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जो कि ना तो निर्यात करता है ना ही आयात करता है। मतलब जो कि विदेशों से ना ही आयात करता है और ना ही निर्यात करता है, मतलब ना ही अपना सामान बेचता है विदेश में, ना ही विदेशी सामान अपने देश में लाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, इसे हम लोग कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 34 है कि 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखिए आप लोग, 1949 ईस्वी में जो भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अब लोग पता है कि जो हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो इसी मॉडल पे आधारित है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर बेस्ड है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 की, निम्न में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। तो आर्थिक वृद्धि का जो परिचायक है यहाँ पर वो है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कि जो हमारा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है वो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 36, और ये करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है लोगों की, इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो याद रखें लोग कि ऑपरेशन अजय जो हमारा ये शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो इजराइल में फंसे लोग थे उसी के बचाव के लिए। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 37 पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 37 में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो वो किस खिलाड़ी का नाम है। तो याद रखें अब लोग, ये जो नाम है वो रोहित शर्मा के नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 38 की, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो घोषणा की गई है वो की गई है 31 अक्टूबर 2023 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 31 अक्टूबर 2023 को ही ये घोषणा की गई थी कि जो हमारा मेरा युवा भारत को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39, इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन जो किया गया था वो किया गया है कहाँ पर, तो गोवा में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 40 पूछा जा रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। तो ज्योति सुरेखा का संबंध जो है वो है तीरंदाजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीरंदाजी संबंध है किसका, ज्योति सुरेखा का। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 41 है, पूछा जा रहा है आप लोग हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान में जो 3 नए जिलों को स्थापना किया गया है इसी का जो मंजूरी दे दिया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है कि भारत वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या है। तो भारत वायुसेना जो कि वायुसेना दिवस जो कि 2023 का मनाया गया था वो कब मनाया गया था। आप लोग पता है वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है भारत में वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा नेवी डे है, जल सेना दिवस मनाया जाता है, वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारा जो यहाँ पर आप लोग पता है थल सेना दिवस जो मनाया जाता है, थल सेना दिवस वो
15 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग तीन चीज याद रखिए, तो थल सेना दिवस हो गया 15 जनवरी को, और जो हमारा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर हो गया, और जो हमारा यहाँ पर नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा कवर हो गया। लेकिन पूछा जा रहा है हम लोगों को भारत का वायुसेना दिवस जो 2023 में हम लोग मनाए थे 8 अक्टूबर को, उसका थीम क्या है। तो आप लोग याद रखिए उसका थीम जो है वो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसका थीम था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एयर पावर जो हमारा है वो बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब जो हमारा बाउंड्री है उसके बाहर जो हमारा वायुसेना का पावर है वो इसका थीम था। अगला प्रश्न यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें जो विश्व प्रेस सूचकांक था 2023 में, इसका भारत का स्थान 161वां था, लेकिन जस्ट अभी 2024 में जो रिपोर्ट आया है इसमें भारत का स्थान हो गया 159वां, मतलब 2 स्थान घटा है, पर ऊपर चढ़ा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न का 44 में पूछा जाए आप लोगों की डेन बोलवार्ट किस देश की राष्ट्रपति है। तो डेन बोलवार्ट जो है ये राष्ट्रपति है, ये किस देश का है। तो याद रखें आप लोग, ये पेरू देश का जो वो राष्ट्रपति थे, अभी भी राष्ट्रपति है पेरू देश का, वो डेन बोलवार्ट जी है। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है कि इंटरनेट इन इंडिया इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है। तो भारत का जो हमारा भारत है इसमें 52% का आबादी जो है वो इंटरनेट का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 की शिव शंकरी को किस कृति में किए गए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखें लोग, शिव शंकरी को जो सरस्वती सम्मान 2022 मिला था वो उसके सूर्यवंशम जो इसका क्या कहते हैं साहित्य था, ठीक है, कृति था, इसी के लिए इसको मिला था सरस्वती सम्मान 2022। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यवंशम। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 47 पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ये दिया गया है 27 राज्यों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 27 नहीं 7 राज्यों में, बोलना मिस्टेक हो गया है कि पीएम मित्रा योजना जो हमारा इसके तहत राज्यों में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी वो 7 राज्यों में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 48 है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको याद है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1955 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 49, और इस प्रश्न में लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 49 में कि होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग याद रखिएगा होलकर हॉकी का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो ये ब्रिज से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिज। और आप लोग याद रखिएगा सर्किट कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। सर्किट कप जो हमारा कप है वो किससे संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित है। और फेडरेशन कप आप लोग को पता है, फेडरेशन कप जो वो फुटबॉल से संबंधित है। और राधा मोहन कप जो वो पोलो से संबंधित है। थॉमस कप हो गया अपना किससे, तो थॉमस कप हो गया बैडमिंटन से संबंधित। और आप लोग को पता है आगा खां कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ब्रिज, जो होलकर हॉकी का संबंध है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 50 पूछा जा रहा है आप लोगों की वन्य जीव दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। सॉरी, प्रतिवर्ष जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। आपको याद रखिएगा तो हम लोग प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं वो 3 मार्च को मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 मार्च। और आप लोग को याद रखिएगा दूरसंचार दिवस जो वो 17 मई को मनाते हैं। और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर हो गया। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर और विश्व विरासत दिवस आप लोग याद रखिएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 51 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर 3 हम लोग को यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसमें पूछा गया कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण ये नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो फिर सोडियम क्लोराइड में उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। बर्फ का पिघलना ये भी नहीं है भौतिक परिवर्तन, सॉरी ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 की एक बैठक हॉल में जो शुरू प्रतिभागियों में आधा भरा होता है कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, तो फिर भाषण का स्पष्टता क्या हो जाएगा। तो भाषण का स्पष्टता जो हो जाएगा वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है तो आप इसका कारण बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो अगर आप लोग पता है कि जो खाली हॉल में जब जाते हैं गरजते हैं देखते हैं आवाज गूंजता है, क्योंकि वहां पर दीवार में हमारा आवाज जो टकराता है और दीवार गूंजने के आवाज गूंजने का कारण जो हमारा हम लोग क्या करते हैं उसमें
भाषण जो हमारा आवाज है वो उसका स्पष्टता नहीं हो पाता है, मतलब स्पष्ट हम लोग सुन नहीं सकते हैं। किस वजह से? उसमें आवाज गूंजने की वजह से स्पष्ट नहीं सुन सकते। लेकिन अगर उसमें पूरा आदमी बाहर जाए तो क्या होता है कि जो आवाज हमारा है उसका अवशोषण हो जाता है आदमियों की जो भीड़ के कारण, और जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा आवाज है वो गूंजता नहीं है, दीवारों से टकराता नहीं है। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो हमारा भाषण है वो स्पष्ट स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को जस्ट कारण बता दिया हूँ, ये साइंटिफिक कारण है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 53 पूछा जाए, प्रश्न संख्या 53 में कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर है भार जो है वो क्या है, जो यहाँ पर भार एक बल है और जबकि द्रव्यमान बल नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पूछा जा रहा था कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये यही अंतर सही है कि भार हमारा एक बल है लेकिन द्रव्यमान हमारा बल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 54। इसमें पूछा जाए प्रश्न संख्या 54 में कि प्रकाश वर्ष लगभग कितने, जो हमारा जो है बराबर कितने होता है, जिसका लोग पता है एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो आप लोग याद रखिएगा 9.46 गुना 10 टू द पावर जो हमारा होता है 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। लेकिन अगर हम लोग इसको किलोमीटर में चेंज करें तो क्या करेंगे, इसमें किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ से 3 पावर घट जाएगा, मतलब हमारा 10 टू द पावर 12 किलोमीटर आसपास आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। लगभग पूछा जा रहा है तो यही हो जाएगा, 9.46 को इग्नोर कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 55 पूछा जा रहा है आप लोगों को कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है और किस प्रकाश जब प्रकाश गमन करता है। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग याद रखिए तब होता है जब हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये है, जो हम लोग डायमंड से अगर कांच में जाएंगे, मतलब हम लोग सघन से विरल में जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जल्द से कांच में जा रहा है, मतलब हम लोग विरल से सघन में जाते, ये नहीं होगा। यहाँ भी विरल से सघन में, यहाँ भी विरल से सघन में जा रहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्ने के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि ये क्यों जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसका परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 57 है, पूछा जा रहा प्रश्न 57 में कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पर सोना है वो शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ नहीं है। ग्लूकोज भी शुद्ध पदार्थ है, जो आप लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, तो याद रखें ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। और पानी जो फॉर्मूला होता है H2O, ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ है। सोना भी हमारा शुद्ध पदार्थ है। लेकिन शुद्ध दूध की बात करें तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो हमारा मिक्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सभी जो है वो दूध दूध में मिला हुआ था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शुद्ध दूध जो हमारा वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 58 है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है। तो जो मिट्टी के बर्तन में जो हम लोग अगर पानी रखते हैं वो देखते हैं कि वो ठंडा होता है, तो वो जो ठंडा रहता है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर बाष्पीकरण समझते हैं, तो बाष्पीकरण जो होता है वो जैसे हम लोग पानी को अगर गर्म कर रहे हैं तो कुछ समय बाद वो खौलने लगता है, उसका पानी क्या होने लगता है, बाष्पीकरण होने लगता है, बाष्पित होने लगता है, तो उसको हम लोग बाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन यहाँ बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो उसके कारण पानी ठंडा होता है, जो कि जो मिट्टी का बर्तन हमारा उसमें होता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 है कि दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में करते हैं। तो दृष्टिबाधित लोग जो है वो अम्ल क्षार के संकेतक के रूप में प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं इसका वेनिला गुणवाला के। वेनिला के जो गुणवाला हमारा यहाँ पर है, इसी का प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित छात्र के लिए अम्ल क्षार के संकेत के रूप में अंतर करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 60 है, पूछा जा रहा है उत्प्लावकता किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखिए उत्प्लावकता जो हमारा है ये कार्य करती है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर ही उत्प्लावकता निर्भर करता है। आप लोग को पता है उत्प्लावकता का नियम जो दिया गया था वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 है, पूछा जा रहा है आप लोग को कि डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका क्या है। तो आप लोग याद रखिए डिटर्जेंट पाउडर में
फॉस्फेट का भूमिका यही है कि वो क्या करता है, Ca+2 और Mg+2 को पानी से हटाना, जो कि कठोरता का कारण बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 62 है, और प्रश्न संख्या 62 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो हमारा ग्लूकोमा का उपचार होने में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ग्लूकोमा का उपचार जो किसके द्वारा किया जाता है पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोमा का जो उपचार किया जाता है वो, ग्लूकोमा आप लोग को पता है कि एक आंख का बीमारी है, आंखों से संबंधित ये रोग है। इसका जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। किसके द्वारा? कोलिनर्जिक दवा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलिनर्जिक दवा। अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न है, और इसमें आप लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 63 में कि पौधे के किस भाग से होकर केसर प्राप्त किया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। जो हमारा केसर प्राप्त होता है वो पौधे के वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका से ही केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर 54 में प्रश्न पूछा जा रहा है, सॉरी 64 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक पदार्थ प्रवर्धन की विधि नहीं है। तो कौन सा इसमें वनस्पतिक प्रवर्धन का विधि नहीं है। तो याद रखिए आप लोग, जो हमारा बोआई है ये वनस्पति प्रवर्धन का विधि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 64 क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आता है 65 नंबर प्रश्न, और 65 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है। देखिए क्या है 65 नंबर प्रश्न हमारा। तो इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकलिंगी फूलों के लिए सत्य है। तो एकलिंगी फूलों के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आप लोग को। तो जो हमारा यहाँ पर है पहला ऑप्शन कि इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है। देखिए यहाँ पर का एकलिंगी फूल, तो एकलिंगी फूल कहने का मतलब है कि इसमें कोई एक ही लिंग है, या पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर, दोनों नहीं होगा। हमारा पहला कथन गलती हो गया। इसमें उसके बात कर रहा है कि उसके पास या तो पुंकेसर या तो स्त्री केसर होता है। ये बात सही है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। पर परागण करेंगे तभी तो उसमें नए फूल बनेंगे। अगर पर परागण नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें कोई एक ही लिंग है, तो अगर पर परागण नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। फिर यहाँ पर हमारा चौथा कथन है कि केवल पुंकेसर वाले उभयलिंग फूल फल नहीं दे सकते हैं। तो केवल पुंकेसर वाले जो हमारे उभयलिंग है वो फल फूल नहीं दे सकता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जो यहाँ पर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा बी में क्या आप लोग देख सकते हैं 2, 3 और 4 हमारे यहाँ पर सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो कथन एक था वो गलत था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न के 66 पूछा जा रहा है कि डायस्टोल के दौरान क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, डायस्टोल के दौरान जो हमारा हृदय होता है वो रक्त से भर जाता है। जिसका आप लोग पता है कि हमारा एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल बटे डिस्टोल, आप लोग पता है सिस्टोल बटे डिस्टोल होता है, जो कि हमारा रक्तचाप के इक्वल होता है। तो रक्तचाप बराबर जो हमारा होता है वो सिस्टोल बटे डिस्टोल होता है, जिसका वैल्यू होता है 120/80 होता है। तो हमारा सिस्टोल जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारा हृदय से जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। वो किसका काम है, वो धमनी का काम है। धमनी के द्वारा सिस्टोल में जो क्या होता है, जो हमारा हृदय में रक्त है उसके वहां से विभिन्न मतलब अंगों में जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों में। लेकिन डायस्टोल में क्या होता है कि जो सिराए हमारा उसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से जो हमारा रक्त है वो हृदय में आता है। तो यहाँ पर डिस्टोल के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा कवर कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो डिस्टॉल में क्या होता है हमारा कि जो हमारा रक्त है विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों से वो रक्त जो हमारा हृदय को हो जाता है। मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पर हमारा कि जो हृदय हमारा वो रक्त से क्या होगा, भर जाएगा, क्योंकि डिस्टॉल में हमारा जो विभिन्न अंगों से रक्त वो हृदय में आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो किसके द्वारा आता है, ये किसके द्वारा काम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये सीरा के द्वारा काम होता है। तो यहाँ पर हम कवर कर देंगे आप लोग जो धमनी का काम है वो क्या काम है धमनी का, तो वो हृदय से क्या करते हैं, शरीर जो हृदय से जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है वो धमनी, लेकिन शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त है वो सिरा तक, सॉरी हृदय तक पहुंचाता है वो सिरा का काम है। तो रेट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 67 की रक्त सॉरी धमनी जो हमारा है एक रक्त वाहिका है जो कि रक्त ले जाता है। अभी जस्ट हम लोग बताते हैं आप लोग को कि जो धमनी है वो क्या करता है कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर जो हमारा रक्त को ले जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हृदय से दूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कि हृदय की ओर ले जाता है वो अभी जस्ट बताएं वो सिरा का काम है, लेकिन हृदय से दूर जो ले जाता है वो कौन ले जाता है, धमनी ले जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 68 है। इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है। तो याद रखिए आप लोग जो हमारा प्लेटलेट्स है इसको सच्ची कोशिका नहीं मानी जाती है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 69, इसमें हम लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 69 में कि जो हमारा यहाँ पर सलजम है वो किस कुल से संबंधित है। सलजम जो हमारा है वो क्रूसी फेरी कुल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रूसी फेरी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 70, इसमें आप लोग को क्या करना है, मिलान करना, देखना है कि कौन सा मिलान जो है वो सुमेलित है। तो यहाँ पर जो हमारा एक साइड में रोग वाहक है और एक साइड में रोग है, तो उसमें देखना है सुमेलित कौन सा है। तो जो इसमें यहाँ पर सुमेलित है वो ऑप्शन नंबर ये है कि जो हमारा क्यूलेक्स होता है वो फाइलेरिया के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पर जो भी है, जो घरेलू मक्खी से पीला ज्वर होता है, एडिस से डेंगू और ज्वर होता है और सैंड फ्लाई से प्लेग होता है, ये सभी जो है यहाँ पर दिया गया है वो गलती दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो हमारा मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके कारण ही फाइलेरिया बीमारी होता है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 71 में प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों की, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी के संक्रमण की जटिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है वो हुक वर्म का जटिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुक वर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 72 की, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो हमारा है वो प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिए प्रोबायोटिक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं लैक्टोबैसिलस का यूज। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो इसका उपयोग हम लोग प्रोबायोटिक के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न पर है प्रश्न संख्या 73, इसमें आप लोग पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 73 में कि शीतल पेय बोतलों और बच्चों को दूध पिलाने वाले बोतलों में आमतौर पर बनी होती है, ये किसका बना होता है ये बोतलें। तो आप लोग याद रखिए जो बोतलें बनी होती है ये पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 है कि नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो जो अगर नाइट्रेट उर्वरकों को हम लोग अधिक प्रयोग करें या बच्चे अधिक प्रयोग करें तो उसमें जो रोग होगा वो होगा मैथमेग्लोमिया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, मैथेमोग्लोनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथेमोग्लोमिया, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही बीमारी होता है अगर नाइट्रेट उर्वरकों का अधिक प्रयोग करेंगे बच्चों में। तो अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 75 और इसमें पूछा जा रहा है बायोगैस जो हमारा है वो मीथेन सामग्री है। तो इसमें जो बायोगैस में मीथेन सामग्री वो कितना परसेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा बायोगैस में जो मीथेन पाया जाता है वो 55.8% पाया जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 55 से लेकर 75% के बीच पाया जाता है बायोगैस में मीथेन की मात्रा। यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन कर लिए जीके जीएस का, जो कि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। आप लोग का अच्छा लगा हो ये सभी क्वेश्चन पढ़कर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।